अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। हमारे पास आज का जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर। और स्पेशली फिर हम लास्ट में बात करेंगे टेक्नोलॉजीज़ का पाकिस्तान की कंटेक्स्ट में क्या रोल है और फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजीज़ जो है वो हम किस तरह से अप्लाई करके ये किस तरह फ़ायदा ले सकते हैं। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो इसी कल्चर की वजह से ये सारी टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान में बहुत करामद हो। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे इस तो हमारे पास नंबर ए है। दो टॉपिक्स बेसिकली आते हैं, एक है अंडरस्टैंडिंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन वो सारे इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज जो कि एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंट है, तो पहले हम उनके ऊपर बात करेंगे। और इसमें भी हमारे पास यहाँ पे मैंने 5 मेंशन, तो इसमें यह है कि मैं सब आज के लेक्चर में इन तीनों के ऊपर पहले बात करूँगा। 1, 2 एंड 3 जो है मतलब प्रिसीजन एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी इन डिजिटल वर्ल्ड, इनके ऊपर आज बात करूँगा। फिर इनमें से इकोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स जो है ये क्योंकि टॉपिक्स भी थोड़े इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल है और लेंथ पर मैं नेक्स्ट लेक्चर में अलग बात करूँगा, क्योंकि अगर एक लेक्चर में ये सब कुछ मैं कवर करूँ तो बहुत बड़ा लेक्चर, ठीक है ना। तो इसके अलावा फिर थर्ड लेक्चर में मैं इंशाल्लाह बात करूंगा ऑफ एग्रीकल्चर। अभी प्रिसीजन एग्रीकल्चर, सबसे पहले मैं आपको प्रिसीजन एग्रीकल्चर समझाऊं कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर होता क्या है। प्रिसीजन एग्रीकल्चर डायग्राम में फिर बाद में मैं आपको समझ, पहले आपको एग्रीकल्चर आप जानते हैं। एग्रीकल्चर में हमारे पास फिशरी, लाइव स्टॉक, क्रॉप्स, ये सारी चीज़ें। अगर आप उनमें से एक ले लें, क्रॉप्स ले लें, समझिए सपोज करें तो खेत है, और इस खेत में जो है आप क्या करते हैं, क्रॉप्स वगैरह ग्रो करते हैं, राइट। यहाँ पे आपके पास दो चॉइसेस है। एक है प्रिसीजन कल्चर का। अब प्रिसीजन कल्चर की मेथड्स है या ये जो इसके जो रूल्स है, सारे मेथड्स वगैरह है, वो अप्लाई करें। और एक है हमारे जो कॉमन मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है। वो ट्रेडिशनल मेथड से ये होता है कि आप सपोज करें ट्रैक्टर लगाते हैं, ट्रैक्टर से आप इधर पूरा जो खेत है इसकी फ्लफिंग करते हैं। दो तीन किस्म की प्रॉब्लम्स है वो आते हैं। एक प्रॉब्लम उनमें से अगर मैं आपको बताऊं, वो ओवरलैपिंग एंड स्किपिंग है। ओवरलैपिंग का मतलब ये होता है कि कभी कभी टीचर जो है एक जगह पे दोबारा आ जाता है, दोबारा इस तरह आता है, तो इसको ओवरलैपिंग है। एंड स्किपिंग का मतलब ये है कि कभी कभी वो भूल जाता है इनको, इस तरह से दोबारा इसको भूल जाता है, इसको इसको जो है टॉप से अच्छी तरीके से फ्लफ नहीं करता। तो ये जो है जो फ्लफिंग से रह जाती है जगह, इसको हम कहते हैं कैपिंग। तो ओवरलैपिंग एंड स्किपिंग बहुत बड़ा मसला है। अब देखिए हमारे जो केपी है, केपी जो फील्ड होते हैं वो छोटे छोटे, ज़्यादातर ओवरलैपिंग का नहीं आता। लेकिन पंजाब जहाँ पे एग्रीकल्चर द बिग बोन वहाँ पे है, वहाँ पे जो खेत होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, उसमें फिर ओवरलैपिंग एंड स्केपिंग का मसला बहुत बड़ा, राइट। तो अब देखिए, अब ये जो है ट्रेडिशनल मेथड्स में ये प्रॉब्लम है। अब इसको अब प्रिसीजन कल्चर से आप इन प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकते हैं। अब वो कैसे ख़त्म कर सकते हैं, तो ये है कि आप ऐसे सेक्टर यहाँ पे अप्लाई करें जो कि जीपीएस ड्राइवन हो, जीपीएस से कंट्रोल हो। और इससे क्या होगा कि जो ट्रैक्टर होते हैं वो पॉइंट बाय पॉइंट उसको पता होता है, उसके अंदर सेंसर्स लगे हुए, जीपीएस से कंट्रोल होता है, उसको पता होता है कि यहाँ पे ट्रैक्टर अभी आया है, दोबारा इसने यहाँ पे नहीं आना है, तो दोबारा किसी और जगह पे आना है। उससे ओवरलैपिंग और उस चीज का मसला खत्म हो जाता है। इसको कहते हैं प्रिसिजन एग्रीकल्चर या स्मार्ट एग्रीकल्चर। मैं एक और आपको बता दूं, एक और चीज़ ये है कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे फर्टिलाइजर्स अप्लाई कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स, अभी फर्टिलाइजर्स जो आप अप्लाई कर रहे हैं, तो मैनुअली जब आप करते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स आते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप ज़्यादा फर्टिलाइजर्स अप्लाई करते हैं, फर्टिलाइजर्स कम अप्लाई करते हैं, फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाता है आपसे, और जगह पे कम करते हैं, किसी जगह पे आप भूल जाते हैं। तो ये जो मेथड है ना, अब देखिए इससे क्या होता है, आपका एग्रीकल्चर या आपका जो क्रॉप है वो इससे ख़राब हो सकता है। तो अब क्या है कि आजकल ड्रोन्स की मदद से हम कर सकते हैं, ड्रोन्स की मदद से हम कैरी आउट कर सकते हैं, ड्रोन से हेल्प ले सकते हैं। जिससे क्या होगा, जिससे फर्टिलाइजर्स इक्वली पूरी फील्ड में अप्लाई होगा,
एंड न ओवरलैपिंग आएगी न स्लैपिंग आएगा। और इसके अलावा जो फर्टिलाइजर्स आप यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइजर जो है वो अपने अमाउंट से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगा, मतलब फर्टिलाइजर ज़ाया भी नहीं हो। इसका बड़ा फ़ायदा ये है। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, कभी कभी आप इरीगेशन इरिगेशन अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो क्या होता है कि आपको नहीं पता कि सॉइल को कितना पानी चाहिए, बस आप एक स्पेसिफिक टाइम के बाद जो है पानी देना। इससे क्या होता है, कभी कभी सॉइल खराब भी हो जाता है, सॉइल लॉगिंग होती है, वाटर लॉगिंग होती है, या कभी कभी इसके अलावा भी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जहाँ प्लांट्स की सॉइल का एरेशन ख़राब हो जाता है, जहाँ प्लांट्स जो है वो फिर अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं। सॉइल एरेशन मीन्स सॉइल होता है, सॉइल के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, पोरस सॉइल जो होता है वो अंदर से पोरस होता है, राइट। फॉर एग्जांपल ये सॉइल पार्टिकल है, तो ये अंदर से क्या होता है, इसके अंदर पोर्स होते हैं स्मॉलर, इसके अंदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो रूट्स इन ऑक्सीजन को यहाँ से जज़ब करके ऑक्सीजन को जज़ब करके रूट्स भी रिस्पायरेशन करते हैं, राइट। तो अगर ये ऑक्सीजन यहाँ अवेलेबल ना हो तो वो मर जाएंगे, तो प्लांट जो है वो मर जाए, राइट। ओके, तो ये जो है बेसिकली ये इसको कहते हैं सॉइल एरेशन। अब देखिए इसको डिफाइन करते हैं की डिफिनीशन। अभी मेरे ख्याल में आपको समझ आई है कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर जो है वो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर से, तो मतलब ये होता है हर चीज़ को आप प्रिसीजन से अप्लाई करें, हर चीज़ को आप जो है वो एफिशिएंटली इस्तेमाल करें। फर्टिलाइजर है, सॉइल है, आपके पास जो वाटर है, या इसके अलावा जो रिसोर्सेज है, तो एफिशिएंटली इस्तेमाल करें। उससे दो फायदे होंगे, एक तो आपके रिसोर्सेज बचेंगे, आपका टाइम बचेगा, लेबर बचेगा, एंड इसके अलावा इसका जो है एग्रीकल्चर के लिए मतलब आपको प्रोडक्ट बहुत इनक्रीज होगा, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अब बात करते हैं कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर है क्या। प्रिसीजन एग्रीकल्चर आल्सो नोन इज प्रिसीजन फार्मिंग, राइट, इट इज आल्सो कॉल्ड एज प्रिसीजन farming, right? It's also called as precision farming, and it is या site specific crop management। site specific crop management का मतलब ये है कि एक जगह पर जो फॉर एग्जांपल क्रॉप्स है, इसको आप क्या करते हैं, उस जगह पे आप इसको मैनेज करते हैं, राइट। इसके ऊपर पर आगे हम बात करेंगे कि साइट स्पेसिफिक क्रॉप मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, राइट। इतना आपको पता होना चाहिए। क्रॉप को मैनेज करना ऑन द फील्ड, इन फील्ड के में जो है क्रॉप्स वगैरह को मैनेज करना, उसकी सॉइल ह्यूमिडिटी करना, उसके अलावा वाटर कंसंट्रेशन को चेक करना, इसके अलावा एसिडिटी करना, राइट। एंड क्रॉप्स की फर्टिलाइजर्स वगैरह को सेंसर और दूसरी करना, ये सारी क्या है, साइट स्पेसिफिक क्रॉप मैनेजमेंट। अच्छा, अब साइट स्पेसिफिक क्रॉप मैनेजमेंट इज अ फार्मिंग मैनेजमेंट अप्रोच दैट यूजेस टेक्नोलॉजी टू ऑब्जर्व, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, साइट्स प्रिसीजन फार्मिंग क्या है, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हम टेक्नोलॉजी को से ऑब्जर्व करते हैं, मेजर करते हैं, एंड तो ऑब्जर्व करने से और मेजर करने से चेंजेस नज़र आती है, उन चेंजेस को हम क्या करते हैं, फिर उन चेंजेस को हम आगे रिस्पॉन्ड देते हैं अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जांपल अगर ऑब्जर्व करते हैं कि सॉइल का पीएच जो है, हम डिवाइसेस की मदद से, अब देखिए ये हम डिवाइसेस की मदद से कर सकते हैं। अगर हमें पता चले कि हमारे जो सॉइल है उसका पीएच जो है वो कम हो गया है, तो मतलब ये है कि एसिडिटी इंक्रीज होगी। एसिडिटी इंक्रीज होने पे हम क्या करेंगे, तो ऐसे इसमें चीज़ें डालेंगे तो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, राइट। तब ये है कि अगर एस यानी पीएच कम है तब ये हाई है, अगर पीएच ज़्यादा हो जाए तो मतलब ये है, हम इससे तो जो है वो बिल्कुल देख सकते हैं, तो हम जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर एसिडिटी अगर ज़्यादा है तो इसकी वेरिएबिलिटी को नॉर्मल पे लाने के लिए हम अपने इसके मेथड्स है वो अप्लाई कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा हम ह्यूमिडिटी को चेक कर सकते हैं, हम वाटर कंसंट्रेशन को चेक कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अगर वाटर का कंसंट्रेशन बहुत हाई है, आमतौर पर ज़्यादा टाइम के बाद भी कुछ सॉइल होता है उसमें वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो अगर इसमें ज़्यादा है सपोज करें, तो फिर हम इरिगेशन नहीं करेंगे, ज़्यादा टाइम के बाद भी नहीं करेंगे, क्यों, फिर वाटर लॉगिंग का मसला पैदा हो सकता है। तो हम तो बहुत प्रिसाइज तरीके से चीज़ों को लेके आगे जाते हैं, सारी चीज़ों को बहुत प्रिसाइज तरीके से तो वो मैनेज करते हैं। इसी को कहते हैं प्रिसीजन एग्रीकल्चर। इसके अलावा आपके पास जिस तरह मैंने अभी बताया एक सॉइल भी आता है आपके पास, एनवायरमेंटल कंडीशन, ये सारी चीज़ों को आप क्या करते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। अगर आपके पास सपोज करें आपके पास जो है वो
सॉइल का कंडीशन है, सॉइल का कंडीशन में हो सकता है, इसके अलावा फर्टिलाइजर्स भी हो सकते हैं, एनवायरमेंटल कंडीशन का एनवायरमेंटल टेम्परेचर भी हो सकता है, एंड इसके अलावा जो है वो अब कभी कभी कुछ मौसम जो होते हैं वहाँ पे कुछ प्लांट्स कुछ पर्टिकुलर मौसम में जो है सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने टेम्परेचर सॉइल कंडीशन पर बात की, तो मैं इसकी बात करने की। अब यहाँ प्रिसीजन एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है दैट इज दिस जीपीएस टेक्नोलॉजी। का मतलब ये होता है, जीपीएस टेक्नोलॉजी पहले समझिए। जीपीएस जो है बेसिकली ऐसी टेक्नोलॉजी है सेटेलाइट के जरिए, फॉर एग्जांपल ये सेटेलाइट है, सेटेलाइट के जरिए सपोज करिए यहाँ पे सेटेलाइट है, राइट, यहाँ पे एक सेटेलाइट है। अब सेटेलाइट के साथ जो हमारे डिवाइसेस होते हैं, हमारा ट्रैक्टर होता है, वो कनेक्ट होता है सेटेलाइट के जरिए, राइट, लाइट के साथ कनेक्ट होता है। ट्रैक्टर जो है वो एक एक इंच को जाके देखता है और उसको ये इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं फ्रॉम जीपीएस। इस इंफॉर्मेशन के तहत ट्रैक्टर क्या करता है, ट्रैक्टर न ओवरलैपिंग करता है न। सिमिलरली जीपीएस का कनेक्शन जो है आपके ड्रोन के साथ होता है, तो ड्रोन के साथ अगर इसका कनेक्शन है फिर क्या होगा, ड्रोन जो है वो फर्टिलाइजर अप्लाई करेगा बहुत ही प्रिसाइज तरीके से, राइट, ना इसमें किसी जगह पर फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा इस्तेमाल होगा, बहुत कम इस्तेमाल होगा। ये इसका बड़ा फ़ायदा है, ठीक है ना। इसके अलावा लिव स्टॉक है, चलो इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे ये समझे तो जीपीएस में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है स्मार्ट फार्मिंग। स्मार्ट फार्मिंग क्या है, फर्टिलाइजर्स, सीड्स, वाटर, इन सारी चीज़ों को जो है वो ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करना, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। जिस तरह नीचे डायग्राम में आप देख रहे हैं यहाँ पे क्यों हुआ है, आपके पास ड्रोन है, ड्रोन का इस्तेमाल करके उन जगहों पे जो है फर्टिलाइजर्स अप्लाई करेगा जहाँ ज़रूरत है। अब ये भी इम्पोर्टेंट है कि ड्रोन को कैसे पता चलेगा कहाँ पे फर्टिलाइजर्स ज़्यादा है कहाँ पे कम है। ये जो बेसिकली यही चीज़ें हैं, ये आपका जो सॉइल है वहाँ पे सेंसर्स लगे हुए, सेंसर डिटेक्ट करते हैं कहाँ पे जो है वो फर्टिलाइजर्स ज़्यादा है कहाँ पे कम है। इसके बाद यही सेंसर से डेटा जो है वो पहुँचता है टू, डेटा जो है उसके बाद पहुँचता है डेटा पर इंटरनेट, राइट, क्लाउड्स, जहाँ से फिर आपको भी डेटा मिल रहा होता है और आप उसी हिसाब से ड्रोन्स को मॉनिटर कर, ड्रोन्स को देखते हैं, राइट। और ड्रोन जो है मॉनिटर किस तरह आप करते हैं कि आप ऑपरेटर तो आप है, लेकिन ड्रोन जो है काम, राइट। तो इसके अलावा हमारे पास ट्रैक्टर है, अगर हम देखें ट्रैक्टर जो है ऑटो स्टेयरिंग ट्रैक्टर पाकिस्तान में तो नहीं है। ऑटो स्टेयरिंग ट्रैक्टर है जो खुद ब खुद जो है वो उसका स्टेयरिंग बहुत चलता है, वो भी जीपीएस के हिसाब से चलता है, जीपीएस से कंट्रोल होता है। डायरेक्टली उसे पता चलता है कि इधर जाना है और इधर नहीं जाना है। आपने अभी जो ऑटोमेटिक कार है वो आपने देखे होंगे क्योंकि ऑटोमेटिकली चल, वो जो गाड़ियां हैं जो चलती हैं तरह ये ट्रैक्टर भी होते हैं, बस फर्क ये है कि ट्रैक्टर काम होता है फ्लफिंग, गाड़ियों का फ्लफिंग का काम नहीं होता और रोड पे चलता है, राइट। तो ऑटो स्टेयरिंग ट्रैक्टर जो है वो जीपीएस कंट्रोल्ड। अभी इसका फ़ायदा यही है कि इसमें लेबर बचेगा, पैसे बचेंगे एंड टाइम सेव होगा, राइट। एंड इसके अलावा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग सॉइल का कंडीशन जो है उससे अच्छा होगा। फील्ड मॉनिटरिंग, हाँ, फील्ड मॉनिटरिंग भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप घर में बैठी हुई हैं तो आप ऐसा नहीं है आप कि आपको पता नहीं चल रहा। अब दूर से अगर आपके बड़े खेत हैं चूँकि जिसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, तो ऐसा नहीं है कि आपको दरमियान में जाके वो देखना पड़ेगा कि अच्छा किधर जो है वो क्रॉप ठीक है किधर नहीं ठीक। अब ड्रोन्स बेच के वहाँ से आप जो है ड्रोन की मदद को आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ग्राफ्स के हर एक पॉइंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, हर एक जगह को ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंड इसके बाद क्या है, इसके बाद इसी हिसाब से फिर आप अगर किसी जगह पे क्रॉप्स कम है तो दूसरे सीजन में आप वहाँ पे फर्टिलाइजर्स अप्लाई करते हैं। एक किसी अगर तेरे ठीक कुछ रीज़न है तो इसका आप मतलब जो जिस तरह की ट्रीटमेंट चाहिए फिर आप ट्रीटमेंट देते हैं और अपनी ईल्ड को बढ़ाते हैं। अगर आप प्रिसाइज या प्रिसीजन एग्रीकल्चर का मेथड या स्मार्ट एग्रीकल्चर का मेथड इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप खुद जाएंगे और फिर वहाँ पे आपको बहुत बड़ा मसला होगा। इसके अलावा आप इसके साथ वीड्स भी देख सकते हैं, वीड्स को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं ड्रोन्स की मदद से। और दूसरे लिव स्टॉक ट्रैकिंग, अगर हम देखें लिव स्टॉक ट्रैकिंग का मतलब ये है कि आपने गाय पाली हुई है, सिर्फ फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में आप देखें यहाँ पे आपके पास जो है वो क्या है, मवेशी गाय हैं। तो अब यहाँ ये
ये है कि फॉर एग्जांपल आप घर में बैठी हुई हैं, आपकी गाय जो है वो क्या है, वो पहाड़ों के ऊपर चली गई हैं, इधर पहाड़ों में प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पे ट्रैकर लगाते हैं, इससे जो डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं, जो कि घर में बैठ के आपको इसका जो लोकेशन है वो डायरेक्टली पता चलता है कि आपकी गाय कहाँ पर है, किस साइड पर है, राइट। तो इससे आपको अंदाज़ा होता है। एक तो ये है, एक इसके अलावा कुछ जो आजकल मतलब आप जब वेबसाइट्स पे जाएं रिसर्च करें थोड़ा सा, तो आपको ये भी पता चलता है कि ऐसे सेंसर्स भी हैं जो गाय में आप लगाते हैं, लिव स्टॉक के ये मवेशी जो है उनके साथ अटैच करते हैं, और वो उसका जो कंडीशन होता है वो आपको बताता है कि उसके फॉर एग्जांपल गाय है, उसकी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, वो नॉर्मल है या नहीं है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें वो आपको सेंसर्स की मदद से पता चलता है, आपके कंप्यूटर में डेटा आता है, राइट। कंप्यूटर में डेटा किस तरह आता है कि सेंसर बेसिक कनेक्ट होते हैं सिग्नल्स के जरिए, वो क्लाउड जो इंटरनेट होता है डायरेक्टली का निज़ाम जो है उसके साथ कनेक्ट होता है, फिर वहाँ से आपको डेटा आता है। वहाँ से डेटा किधर आता है, वहाँ से डेटा आपको मिल रहा होता है, इंटरनेट से आपको डेटा मिल रहा होता है, वही डेटा जो है क्योंकि आपके सेंसर में है, वही डेटा आपको इधर इसके थ्रू। तो ये पूरा एक सिस्टम है जो कि लिव स्टॉक ट्रैकिंग में इस्तेमाल होता है, एल मॉनिटरिंग के लिए। एंड डिजास्टर मैनेजमेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। डिजास्टर मैनेजमेंट तो मेरे ख्याल में सिंपल है, पाकिस्तान में इंडिया में ये कर रहा है। इसका मतलब ये होता है कि डिजास्टर्स को मैनेज करना। डिजास्टर मैनेजमेंट ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको पता चल रहा है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर ऑल दिस टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस, रात वाले जो है वो बताते हैं आपको कि बारिश का इम्कान है, तो आप इसी हिसाब से अपने लिव स्टॉक को, अपने क्रॉप्स को हिसाब से मैनेज, राइट। तो ये सारी चीज़ें मिला के आज कहते हैं, क्या कहते हैं प्रिसीजन एग्रीकल्चर। तो कल्चर को सम अप करते हैं। प्रिसीजन एग्रीकल्चर वो मेथड है जिन हम हमारा जो अप्रोच होता है वो बहुत स्मार्ट होता है, राइट। हमारा अप्रोच होता है क्रॉप्स को ग्रो करना, तो इससे फ़ायदा लेना बहुत स्मार्ट होता है। हम ज़्यादा लेबर टाइम ये चीज़ नहीं लगाते, हम जो है अपने आप को बहुत कम जो है वहाँ पे इन्वॉल्व करते हैं, ज़्यादातर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जो है वो हम ले सकते हैं फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ डिवाइसेस। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि अगर प्रिसीजन कल्चर का जो टेक्नोलॉजी है, इसके जो मेथड्स है, अगर आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो फ़ायदा ये भी, आपको ज़्यादा जो है वो लोगों की ज़रूरत भी नहीं है, बहुत कम लोगों से आप ये काम। यहाँ पे जो है नेक्स्ट हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दूसरा टॉपिक है के अंदर। तो टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी, अगर आप कहें कि बायोटेक्नोलॉजी नहीं है तो एग्रीकल्चर कोई इनोवेशन नहीं, कल्चर की तरक्की नहीं। कल्चर की डेवलपमेंट जो है बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर पहले बात करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा साइंस है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ह्यूमन बीइंग फायदे के लिए, वेल बीइंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्लांट है, उसके अंदर न्यूट्रिशनल क्वालिटी जो है वो कम है, तो इंसानों को फ़ायदा देने की न्यूट्रिशन क्वालिटी हम क्वांटिटी बढ़ाते हैं, क्वालिटी भी बढ़ाते हैं, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। तो ये जो है इंसानों का इससे फ़ायदा होता है। कुछ एक मेडिसिनल प्लांट है जो कि इंसानों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये दूसरा एग्जांपल एग्रीकल्चर से थोड़ा बाहर है, इंसानों के लिए इम्पोर्टेंट है, और इसके जो स्पीशीज जो इंडिविजुअल्स है उस पर्टिकुलर स्पीशीज की सपोज करें वो कम है, तो हम क्या करते हैं कि टिश्यू कल्चर के बहुत सारे मेंबर्स तैयार करना शुरू करते हैं एग्जैक्टली उसके। तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी का ही शाहकार है कि हम एक पर्टिकुलर प्लांट के नंबर्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, और इसी तरह से हमारे पास जो एंडेंजर्ड प्लांट होते हैं थ्रेटन्ड स्पीशीज वो बच जाते हैं। अभी बायोटेक्नोलॉजी अगर आप समझ चुके हैं बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट, पर अब इसके अंदर जो आती है, मैं ज़्यादातर डिटेल से इन चीज़ों पर आज बात नहीं करूँगा, कि आगे एक डिटेल लेक्चर पर है, टिश्यू कल्चर के ऊपर है, टाइप्स ऑफ टिश्यू कल्चर है, फिर ट्रांसजेनिक प्लांट फॉर्मेशन इन चीज़ों पर भी है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो पास्ट पेपर में बायोटेक्नोलॉजी का जो सेक्शन है इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। आपको कोर्स वैसे टॉपिक्स नहीं देखने को मिलते ज़्यादातर डिटेल्स, लेकिन वहाँ से फिर ये सिलेबस में लिखा हुआ है कि हमने जो सिलेबस दिया है जस्ट रिमाइंडर है एज इसके अलावा जो क्वेश्चन पेपर होगा वो मतलब जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होता है वो बनाता है, तो इस वजह से आपने जो अच्छे बुक्स होते हैं वो फॉलो करना है, फिर से सारे बुक्स फॉलो करने हैं। तो आपने अभी यहाँ पे देखें, आपने बायोटेक्नोलॉजी को भी, कल्चर को भी समझना है, एंड क्रेस्पर, क्रेस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी जो है वो भी समझ।
तो उस टेक्नोलॉजी की पास्ट पेपर में आप देखें ना, तो इनमें से कोई टॉपिक ज़रूर आता है, राइट। तो इनके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे आज के लेक्चर। तो पहले तो आप आ जाए इस साइड पे। ये जो है हमारे पास टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर का मतलब ये होता है, टिश्यू कल्चर का मतलब ये होता है कि आप एक प्लांट का कोई पार्ट ले लें, स्पेशली उसका जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स मीन वो सेल्स प्लांट्स के टॉप पे प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये प्लांट इसके टॉप पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि ग्रोथ करते हैं, सेल्स डिवाइड होते हैं, पार्ट्स बनाते हैं। तो अब अगर हमारे पास ये जो है ये एक टिश्यू, एक पार्ट है, कोई ऑर्गन है, और इसके साथ ये वाला जो पार्ट है, वहाँ से आप क्या करें, वहाँ से आप कुछ टिश्यूज करें। टिश्यूज जो आप रिमूव करें, उन टिश्यूज को आपने क्या करना है, टिश्यूज को आपने कल्चर में रखना है। पहले आप कल्चर मीडिया बनाते हैं जहाँ पे आपने इनको रखना है, मतलब इनसे रखना है, वो पहले से आप तैयार कर लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, तो आप कल्चर मीडिया कहते हैं, राइट। तो अब हमारे पास जो है ये जो है कल्चर मीडिया, जिसको हम कहते हैं, बेसिकली कल्चर मीडिया क्या होता है, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो एक प्लांट की ग्रोथ के लिए चाहिए। हार्मोन्स होते हैं जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, जो कि बाद में रूट्स और शूट्स डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। वो सारी चीज़ें इस कल्चर मीडिया में पहले से मौजूद होती हैं। अभी क्या है कि अभी आपने जो समझना है वो ये है कि हमारे पास सपोज कर ये एक टिश्यू है, राइट। इससे एक टिश्यू आपने रिमूव कर लिया है। यहाँ पे रिमूव करने के बाद, अच्छा, जो टिश्यू आप इन द वेरी फर्स्ट टाइम रिमूव करते हैं, इसको कहते हैं एक्सप्लांट। एंड जिस प्लांट से आपने इसको रिमूव किया है, उस प्लांट को कहते हैं पेरेंट प्लांट, राइट। एक्सप्लांट को आप क्या करते हैं, ग्रोथ मीडियम या कल्चर मीडियम में आप इसको रखते हैं, जहाँ पे सारे इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है वो मौजूद है, हार्मोन्स मौजूद है। अगर ये प्लांट है तो फाइटो हार्मोन्स, जिसको हम कहते हैं, फाइटो हार्मोन्स यहाँ पे मौजूद है। फाइटो हार्मोन्स ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक्सप्लांट जो होता है वो स्पेसिफिसिटी उसकी ख़त्म हो जाती है और डिवाइड होना शुरू हो जाता है। मतलब क्या होता है स्पेसिफिसिटी का, अगर आपने लीफ से लिए हैं तो ये सेल्स अब लीफ के सेल्स नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि ऐसे एक लीफ बन जाए, बल्कि क्या होगा, एक मास ऑफ सेल इससे डिवाइड हो बनना शुरू हो जाएगा। एक मास ऑफ सेल होगा जिसकी कोई स्पेसिफिसिटी नहीं होगी, वो ना रूट होगा, ना शूट होगा, ना लीफ होगा, ना फ्रूट होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो इसको हम फिर इस तरह अनडिफ्रेंशिएटेड इरेगुलर टाइप का मास ऑफ सेल्स जब बन जाता है, इसको कहते हैं कैलस। तो आपके पास कैलस जो है वो बन जाता है। अब आपने जो हार्मोन्स अप्लाई की हैं, जिबरेलिन है, साइटोकाइनिन है, जिबरेलिन एंड साइटोकाइनिन क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है रूट्स एंड शूट डेवलपमेंट में अहम किरदार अदा करते हैं। फॉर एग्जांपल इससे जो है वो छोटा सा रूट निकलना शुरू हो जाएगा मीडियम की तरफ, जो कि न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व करना शुरू करेगा, एंड इसी जगह से फिर शूट जो है निकल जाएगा। शूट मीन्स लीव्स वगैरह का जो होते हैं, स्टेम वगैरह, इसको हम शूट कहते हैं। तो एक शूट निकल जाएगा और दूसरी साइड पे क्या है, दूसरी साइड पे आपके पास इसकी जो रूट्स है, रूट्स निकल आएंगे। रूट्स एंड शूट्स दो चीज़ें हो गई। ऑल टाइम स्मॉल जो प्लांटलेट्स है वो आपके पास डेवलप हो जाते हैं। अब जो प्लांट्स अभी डेवलप हुए हैं, द वेरी फर्स्ट टाइम दीज प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांटलेट्स। कितने हैं, 1 2 3 4 है। तो अब क्या करते हैं कि इसको इस मीडियम से जो है आप अलग करते हैं, क्योंकि मीडियम में न्यूट्रिएंट्स भी ख़त्म हो सकते हैं। इसके अलावा भी जो इसका जो एनवायरनमेंट है वो, अब एनवायरनमेंट जो है वो अब इसके लिए फेवरेबल नहीं होता, क्योंकि अब ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, लाइट की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो अब क्या करते हैं कि इसको यहाँ से निकालते हैं थोड़ा सा बाहर, और एक और मीडियम में इसको ट्रांसफ़र कर दें। दूसरा मीडियम जो है वो इससे थोड़ा सा हार्ड मीडियम है, उसी तरह सॉफ्ट मीडियम नहीं है, उसी तरह न्यूट्रिएंट्स वगैरह यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी बाहर मीडियम नहीं है, फिर भी आप इस इनक्यूबेटर या इस तरह एक अपने कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इसको आपने रखा हुआ है। प्लांटलेट्स जो है वो क्या करते हैं, आप ट्रांसप्लांट करते हैं, चेंज करते हैं इनटू स्मॉलर पोट्स या ट्रेस, और वहाँ पर भी न्यूट्रिएंट्स कंपोस्ट मौजूद होता है, न्यूट्रिएंट रिच कंपोस्ट मौजूद होता है। कंपोस्ट मीन्स एक आध किस्म का होता है, सॉइल होता है जिसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो इसमें मौजूद होता है। थोड़ा सा बढ़ने के बाद आप इन चारों प्लांट्स को क्या करते हैं, आप फील्ड में लाते हैं, और फील्ड में लाने के बाद ये प्लांट्स होते हैं वो फील्ड में एडजस्ट कर लेते हैं, और इससे फिर से नए प्लांट्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए, मैंने जो बात की, अब इस कहानी का आप मतलब समझे कि ये कहानी क्यों सुनाई मैंने। इस कहानी का मतलब ये है कि अगर एक प्लांट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है, आपको बहुत ज़्यादा फ्रूट देता है, तो अब क्या कर सकते हैं कि इसके नंबर को आप बढ़ा सकते हैं।
अगर सीड्स के ज़रिए आप इसको बढ़ाएंगे तो सीड्स के ज़रिए नुकसान ये है कि सीड के ज़रिए आमतौर पर प्लांट्स के अंदर वेरिएशन आती है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और इसी वजह से वेरिएशन आती हैं। तो वेरिएशन डायरेक्टली ये जो टिश्यू कल्चर करते हैं उसमें वेरिएशन को आप मौका नहीं देते, बल्कि डायरेक्टली जो एक्चुअल सेल्स होते हैं वो उसको आप ले लेते हैं। तो आपके पास जो नए प्लांट्स होंगे वो एग्जैक्टली पेरेंटल प्लांट की तरह उनके सारे कैरेक्टर होंगे, राइट। तो इसी वजह से जो पेरेंटल प्लांट है वो अगर एनवायरमेंटल इंड्यूस्ड वेरिएशन ना हो, एनवायरनमेंट की वजह से उसमें वेरिएशन ना आ जाए, तो हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग होंगे, जो डर प्लांट्स होंगे, उसमें कम्प्लीटली सारे कैरेक्टर, सारे क्वालिटीज़ पेरेंटल प्लांट की तरह होंगे। और ये बहुत बड़ी और अच्छी बात होगी, क्योंकि आप एग्रीकल्चर में एक प्लांट की तरह आप जो प्रोडक्टिव था, बहुत ज़्यादा प्लांट्स आपके पास आ गए हैं, जिसकी मदद से अब आपका प्रोडक्ट जो है वो दोगुना और चौगुना हो गया है। हाँ राइट, अभी तो जो है हमारे पास नेक्स्ट क्या है, अच्छा एक और भी फ़ायदा इससे ले सकते हैं। अच्छा वो मैं फिर आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग में समझाता हूँ। सेकंड जो मेथड है, सेकंड मेथड क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का मेथड है। थोड़ा सा मैं इसको रिमूव करता हूँ, गलती हो गई, राइट। तो हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका मतलब है, इंजीनियरिंग का मतलब किस चीज़ में मैकेनाइजेशन करना, चीज़ों को जो है चीज़ों के साथ खेलना। सादे अल्फाज में इसका इंजीनियरिंग का यही मतलब होता है। जेनेटिक मीन्स जब आप जीन्स के साथ खेलते हैं, जीन्स के साथ कभी फॉर एग्जांपल ये जीन है, इसका ये वाला पार्ट रिमूव करते हैं या इसकी जगह किसी और जीन को इनकारपोरेट करते हैं, तो इसको कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। अभी जेनेटिक इंजीनियरिंग हम क्यों करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिक इंजीनियरिंग इसलिए करते हैं कि हमारे पास जितने भी कैरेक्टर होते हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में, वो सारे कैरेक्टर कंट्रोल होते हैं बाय पर्टिकुलर जीन। मैं एक एग्जांपल दे दूं, अगर कोई प्लांट जो है उसकी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है, तो उसमें वो प्रोडक्टिविटी जो है बेसिकली वो कंट्रोल है बाय पर्टिकुलर जीन। अब इसी पर्टिकुलर जीन को उसी तरह जो उसके साथ सिमिलर या रिलेटेड स्पीशी होता है उसमें आप यही पर्टिकुलर जीन्स चेंज करें, मतलब उसकी सेल्स में इसको चेंज करें, ट्रांसफ़र करें, तो इससे क्या होगा कि वो दूसरा भी इस तरह प्रोडक्टिव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा क्रॉप फ्रूट जो है वो भी पैदा करना शुरू करेगा। लेकिन ये जीन जो है, अब जीन क्या है, जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए, राइट। वो सीक्वेंस होता है जो के बाद में प्रोटीन वगैरह बनाता है, और यही प्रोटीन जो होता है वो एंजाइम्स भी हो सकते हैं। हमारे पास यही प्रोटीन जो है वो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब अगर मैं यहाँ पे आपको बता दूँ इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि सपोज़ करें आपके पास जो प्लांट है, राइट, ये एक पर मैं यहाँ पे आप इस पूरी सिस्टम को साइड पे करें, इसको ना समझे, बस आप मैं दो प्लांट्स को ले लेता हूँ, क्योंकि मैं भी बना नहीं सकता। ये हमारे पास दो प्लांट्स हैं, ये प्लांट जो है ये ज़्यादा प्रोडक्टिव है, ये इससे रिलेटेड स्पीशी है। मैं चाहता हूँ कि ए में जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर्स बी में भी होने चाहिए। अब है क्या कि वो कैरेक्टर्स के लिए मैं इसके जीन्स लेके इसमें ट्रांसफ़र करूँगा। जीन्स को ट्रांसफ़र करने के लिए क्या चाहिए, जीन्स को ट्रांसफ़र करने के लिए इस प्लांट का एम्ब्रियोनिक सेल चाहिए। क्या चाहिए? जाइगोट चाहिए मुझे। जाइगोटिक सेल जो होता है, जो इन द वेरी फर्स्ट टाइम जो सेल बन जाता है वो चाहिए, राइट। और दूसरी साइड पे इस प्लांट का कोई भी सेल मैं ले सकता हूँ। इस प्लांट का मैं एक सेल ले लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि इस प्लांट के सेल से वो पर्टिकुलर जीन जो ज़्यादा प्रोडक्टिव है, जो मुझे अंदाज़ा है कि इस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, वो जीन है, उस जीन को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। क्या करता हूँ? उस जीन को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। रिमूव करने के बाद क्या होता है, जीन को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। रिमूव करने के बाद इसको मैं इस सेल में इसको ट्रांसफ़र करता हूँ। और जब इस सेल में मैं इसको ट्रांसफ़र करूँ तो ये सेल तो पहले से मौजूद एक ज़ाइगोटिक सेल है। ट्रांसफ़र करने के बाद इसी सेल को मैं कल्चर मीडिया में, जो यहाँ पे कल्चर मीडिया का आपको मैंने समझा दिया, इसमें मैं ट्रांसफ़र करता हूँ। अब इसमें ये एक सेल है और इस कल्चर मीडिया में सारी चीज़ें प्रेजेंट है, न्यूट्रिएंट्स भी है, एनवायरनमेंट भी है, सब कुछ है। तो ये सेल वहाँ पे डिवाइड होना शुरू हो जाता है, जिससे मास बन जाता है एंड फिर प्लांट्स बन जाते हैं और फिर पूरा प्लांट डेवलप हो जाता है। तो ये नया प्लांट जब डेवलप होगा, इस नए प्लांट्स में वो सारे कैरेक्टर्स होंगे जो कि इसमें थी, क्योंकि इसमें अब वो पर्टिकुलर जीन प्रेजेंट है जो कि इस प्रोडक्ट के लिए इम्पॉर्टेंट था। लेकिन यहाँ पे जो है आपने समझना है कि हाउ वी कैन डू दिस, राइट। यहाँ पे जो तो कन्फ्यूजन है कि इस ज़ाइगोटिक सेल में जो हमने इस प्लांट से लिया था,
बी से, प्लांट बी से हमने ज़ायगोट लिया था जिसमें हमने जीन ट्रांसफ़र करना है, हम ये कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए आपने इसको समझना है, इस कंसेप्ट को यहाँ पे समझना है जो डायग्राम में है। इसका मतलब ये होता है कि ये जीन हम यहाँ से एक इस प्लांट के सेल से ट्रांसफ़र कर सकते हैं इस प्लांट तक थ्रू एक बैक्टीरियम known as Agrobacterium tumefaciens. Agrobacterium tumefaciens is very important and revolutionary bacteria that we can use and transferring a gene from one plant to another plant cell, right? अब यहाँ पे देखिए इस एग्रोबैक्टीरियम tumefaciens के अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसका जीन यहाँ से उठा लेते हैं, इसका जीन यहाँ से उठाते हैं, इस प्लाज्मिड में इसको फिक्स करते हैं। यही प्लाज्मिड जो है बाद में इसके अंदर वो अब जीन प्रेजेंट है, तो यही प्लाज्मिड बाद में हम क्या करते हैं, यही प्लाज्मिड बाद में जब ये हम वहाँ पे अप्लाई करते हैं तो बाद में यही प्लाज्मिड जो है वो इनकॉर्पोरेट करते हैं इनटू दिस सेल। ये प्लाज्मिड जो है वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है इनटू दिस सेल। यहाँ पे जब हम इस प्लाज्मिड को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इस प्लाज्मिड के ज़रिए ये जो फॉरेन जीन था इस सेल का, वो जीन जो है हमारे पास इसमें इस ज़ायगोट में आ जाता है, राइट। अभी इसकी पर मैं क्रिस्पर Cas9 के जो मेथड्स है वो पर मैं आपको डिटेल से बता दूंगा कि एक जीन जो है वो किस तरह से एग्जैक्टली ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया का भी किरदार होता है, इसमें बहुत सारे डिफरेंट एंजाइम्स के भी किरदार होते हैं। तो आपने समझना सिर्फ यही, ये जो मैं समझा रहा हूँ इतना ही समझे आप यहाँ पे, क्योंकि आगे जो है टाइम मेरे ख्याल में अभी बहुत लेक्चर बढ़ जाता है पहले से डिटेल से, मैं डिटेल में बताता हूँ। तो ये जीन यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं। अब ज़ायगोट सेल में एक पराया जीन भी आया है, किसी और का जीन भी आया है जो कि इसका अपना जीन नहीं है। इसी ज़ायगोट को जब हम प्लांट में कन्वर्ट करते हैं इस तरह प्लांटलेट्स में, तो कल्चर मीडिया से वो सारे स्टेप्स फॉलो करने होंगे इसको, और यहाँ तक आना होगा। अभी ये जो हमारे पास अभी प्लांट्स आए हैं, इन प्लांट्स में हर एक में हमारे पास क्या होगा, एक जीन होगा जो कि किसी और का होगा, राइट। किसी दूसरे प्लांट से हमने लिया हुआ है, लाइक दिस इस प्लांट से हमने लिया था, इस प्लांट का सील यहाँ पे था तो इससे हमने ये जीन लिया था और इसी जीन को इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया थ्रू प्लाज्मिड, और इसके बाद जो है इसी ज़ायगोट को हमने जो है कल्चर मीडिया में रखा, कैलस बन गया, प्लांटलेट बन गया, एंड हमारे पास छोटे प्लांटलेट्स बन गए जो कि हमने अभी इसको फील्ड में ट्रांसफ़र करने। तो हर एक प्लांट में वो जीन्स मौजूद है। अब देखिए यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट, ज़ायगोट जो है वो एक सेल था। अभी इसका मतलब ये है कि प्लांट के अंदर अगर सपोज करें 1 मिलियन सेल्स हैं तो हर एक सेल में फिर यही फॉरेन जीन होगा, क्योंकि सेल्स जो है वो ज़ायगोट डिवाइड हो जाएगा और डिवीजन से हर एक सेल में यही पर्टिकुलर जीन भी जाएगा। अब जो है मतलब की बात इधर आ जाए, अभी समझें। अभी ये जो पूरी कहानी है ये मैंने जो समझाई आपको, ये हमारे पास क्या है, ये यही जेनेटिक इंजीनियरिंग है। और इस प्लांट को, जो नए प्लांट्स हमारे पास बन जाते हैं, इसको ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं। दूसरा डायग्राम भी हमारे पास है, दूसरे डायग्राम में आप समझ सकते हैं, बैक्टीरिया के ज़रिए ये जीन जो है वो हम ट्रांसफ़र करते हैं एक पर्टिकुलर डीएनए में, हमने ट्रांसफ़र कर दिया इस डीएनए में, इस जीन को, इसी डीएनए को इनकॉर्पोरेट करते हैं इनटू द सेल। ये सेल में हम इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं और इसी सेल को फिर मीडियम में डालते हैं, और मीडियम से ये जो पूरा मेथड है वो प्लांट डेवलप हो जाता है और हमारे पास ये पर्टिकुलर प्लांट ऐसे आ जाएगा। लेकिन अब पहला तरीका जो है वो आसान है, आप उस टिश्यू कल्चर की मदद से समझें। जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी टिश्यू कल्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। मैं टाइम देखता हूँ क्या टाइम क्या हुआ है, आई एम सॉरी, यहाँ पे हुआ क्या है कि ओके, सो बायोटेक्नोलॉजी की मेथड्स के ऊपर बात करते हैं। अच्छा बस 40-45 तक चला जाएगा। ओके, बायोटेक्नोलॉजी की मेथड्स, अच्छा फ़ायदों के ऊपर बात करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी की 2 मेथड्स के ऊपर बात हो गई। अब देखें फ़ायदे जो है मेरे ख्याल में आपको अब क्लियर है कि हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से क्या कर सकते हैं। वी कैन इंक्रीज़ क्रॉप्स यील्ड, राइट। पेस्ट एंड डिजीज़ रेजिस्टेंट क्रॉप बना सकते हैं। अगर एक प्लांट है, अभी वो जो प्लांट मैंने ट्रांसजेनिक प्लांट बता दिया ना, उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड, क्योंकि आप उसके जीन्स रिचेंज करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, तो उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या प्लांट्स भी कहते हैं, या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स भी इसको कहते हैं। एंड इस प्लांट के अंदर अगर आप ऐसे जीन्स डाल दें उसी मेथड के मुताबिक, जो कि वो जीन्स जो है वो कोई
टॉक्सिक टाइप का प्रोटीन बनाता हो, तो फिर वो प्लांट के अंदर अगर वो जीन प्रेजेंट है और तो वो कंटिन्यूसली अपने लाइफ में वो टॉक्सिक प्रोटीन भी बनाएगा, नॉर्मली बनाएगा, क्योंकि आपने वो जीन इसमें रखा हुआ है। तो पेस्ट आएंगे, मतलब इंसेक्ट्स आएंगे, या इसके अलावा जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स है जो प्लांट्स को के ऊपर अटैक करते हैं, वो क्या होंगे, वो इससे खुद ब खुद मरेंगे। आपको जो है पेस्टिसाइड्स वगैरह यहाँ पे आप अप्लाई नहीं करेंगे। तो पेस्टिसाइड्स अप्लाई नहीं करेंगे, इससे दो फायदे होंगे। एक तो आपके पैसे ज़्यादा नहीं लगेंगे, एंड दूसरा फ़ायदा ये है कि आपका एनवायरनमेंट इससे महफूज होगा। ड्राफ्ट एंड स्ट्रेस टॉलरेंस, प्लांट के लिए हर वो चीज़ जिससे प्लांट इफेक्ट होता है उसको हम स्ट्रेस कहते हैं, प्लांट स्ट्रेस। अब ड्राफ्ट एंड स्ट्रेस टॉलरेंस का मतलब ये है कि ड्राफ्ट हमारे पास क्या है, खुश्की, जहाँ पे प्लांट के आप स्टोमेटा वगैरह को आप क्या कर सकते हैं, जीन्स को अरेंज करने से, मैनेज करने से आप क्या कर सकते हैं, स्टोमेटा का जो स्ट्रक्चर होते हैं, प्लांट का जो पूरा लीफ स्ट्रक्चर है, वो भी आप क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको क्रिएट कर सकते हैं। बिकॉज यू कैन इनकॉर्पोरेट एनी टाइप ऑफ पर्टिकुलर जीन ऑफ अनदर रिलेटेड प्लांट। जिस फॉर एग्जांपल अगर एक प्लांट है जो कि ड्रॉप रेजिस्टेंट है, तो आप उसी का जीन जो है वो ले लें और इसमें इनकॉर्पोरेट करें, तो आपके पास दूसरा प्लांट भी क्या होगा, ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ज़्यादा जो है वो ड्राफ्ट रेजिस्टेंट होगा या सेलिनिटी रेजिस्टेंट होगा, ये एक्सट्रीम टेम्परेचर। इससे फ़ायदा ये होगा कि ड्राफ्ट रेजिस्टेंट प्लांट जब आप तैयार करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, तो आपके पास जो है वो क्लाइमेट चेंज का जो इशू है, जो कि आजकल बहुत बड़ा इशू है, उसका आप मुकाबला कर सकते हैं। अभी यहाँ पे जो है आप न्यूट्रिशनल जो क्या है, न्यूट्रिशनल वैल्यू है, वो भी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर प्लांट है, उसकी न्यूट्रिएंट कंटेंट जो है वो ठीक नहीं है, या उसमें पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं है, आप माल न्यूट्रिशन है, तो आप माल न्यूट्रिशन को कॉम्बैट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एक पर्टिकुलर जीन को आप इनकारपोरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्डन राइस, कुछ कंट्रीज़ में लोग ज़्यादातर राइस खाते हैं, और वहाँ पे जो है वो मसला ज़्यादातर जो है वो, ज़्यादातर सिर्फ वहाँ पे नहीं, ज़्यादातर ये है कि बेटा कैरोटीन या विटामिन ए जो है वो लोगों में कम होता है। तो फिर आप उन गोल्डन राइस जो है वो एक ऐसा राइस बायोटेक्नोलॉजी की मदद से तैयार किया गया है, जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर यही पर्टिकुलर जो विटामिन है वो जीन की मदद से खुद ब खुद क्रिएट होता है। तो अब गोल्डन राइस वो राइस है जिसके अंदर पहले से विटामिन ए मौजूद होता है, और माल न्यूट्रिशन का खात्मा इस तरीके से आसानी से हो सकता है। उन लोगों में न्यूट्रिएंट विटामिन ए जो है अब काफ़ी मतलब फिर अमाउंट में होता है, और फिर विजन का, आई साइड का मसला वहाँ पे नहीं होता। फास्टर क्रॉप डेवलपमेंट, इसके अलावा हम फास्टर क्रॉप डेवलपमेंट का मतलब ये है कि टिश्यू कल्चर टेक्निक, जो कि अभी मैंने बता दी है कि एक प्लांट से आप 100 प्लांट्स भी बना सकते हैं, 1000 प्लांट्स भी बना सकते हैं, और ये सब कुछ जो है एक महीने में तकरीबन हो सकता है, राइट। तो अब सीड्स आप डेवलप कर, सीड्स ग्रो करते हैं, सीड से नुकसान होता है, सीड से आपके सीड्स भी ज़ाया होता है, टाइम भी बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। इसके अलावा पता नहीं चलता कि कितनी सीड्स जो है वो जर्मिनेट करेंगे, कितने नहीं करेंगे। तो आप फर्स्ट क्रॉप डेवलपमेंट टिश्यू कल्चर का जो मेथड है, टिश्यू कल्चर के टेक्निक्स जो मैंने बता दिए, आप उसको रिवाइज करें, उसकी मदद से आप बहुत सारे प्लांट्स जो है वो तैयार कर सकते हैं। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को आप जो है ख़त्म कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह मैंने फर्टिलाइजर्स में बता दिया, पेस्टिसाइड्स में बता दिया। अगर प्लांट जो है वो नॉर्मली सॉइल को अच्छी तरह वो एडजस्ट कर लेते हैं, उसको मसला नहीं है, तो आप फर्टिलाइजर्स भी कम इस्तेमाल करेंगे। और पेस्टिसाइड्स का भी मैंने बता दिया कि अगर प्लांट्स खुद अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो आप पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, एंड इसी वजह से आपका एनवायरनमेंट महफूज होगा, राइट। यहाँ पे वही एग्जांपल्स हैं। बेटी कॉटन, अच्छा बेटी कॉटन मैंने नहीं बताया। बेटी कॉटन बेसिकली एक कॉटन है, कॉटन का ट्रांसजेनिक नेचर प्लांट है, जिसमें हमने एक जीन जो है वो इनकारपोरेट किया हुआ है फ्रॉम अ बैक्टीरियम नॉन एज बेसिलस तोरेंजियसिस। बेसिलस तोरेंजियसिस बैक्टीरियम है, तो इस बैक्टीरियम का जीन लिया हुआ है, उसको इनकारपोरेट किया है इनटू प्लांट। क्यों इनकारपोरेट किया? क्योंकि जो कॉटन प्लांट है ये बहुत ज़्यादा, ये बुल वर्म्स जो है, बुल वर्म से ये प्लांट्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। तो अभी इन प्लांट्स में क्या क्या है, इन प्लांट्स में एक जीन जो है वो इनकारपोरेट किया है, जो कि नॉर्मली ऐसे सब्सटेंस बनाता है, ऐसा टॉक्सिक केमिकल जो है वो बनाता है, प्रोड्यूस करता है कंटिन्यूसली, जो कि इन कीड़ी मकोड़ों को, इनको बुल वर्म्स को नहीं छोड़ता। बुल वर्म्स अगर वो वहाँ पे चले जाते हैं इस प्लांट के ऊपर, तो इसी या मरते हैं या फिर बहुत ज़्यादा इरिटेट होकर वहाँ से निकल भागते हैं। तो ये जो बेसिकली मेथड है, इसको बेट कॉटन ये आप कह सकते हैं, और बीटी मीन्स बेसिलस तोरेंजियसिस का जीन है, इसी वजह से इसको बेट कॉटन भी कहते हैं। गोल्डन राइस के ऊपर मैंने बात की। हर्बिसाइड टॉलरेंट सोयाबीन, मेरे ख्याल में आप इसको रीड करें, अगर आपके पास टाइम है पॉज करके रीड करें।
मेरा टाइम बहुत लेक्चर बहुत बढ़ जाता है यहाँ अगर मैं हर चीज़ की पर बात करूँ। चलो मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन है, जिसमें ये होता है कि हम आमतौर पर हर्बिसाइड इस्तेमाल करते थे, तो हर्बिसाइड से बहुत सारे हर्ब्स तो ख़त्म हो जाते थे, वो स्मॉल वीड्स वगैरह, लेकिन उनसे थोड़ा नुकसान जो है वो प्लांट को, हमारे सोयाबीन को भी होता था। तो सोयाबीन को हमने हर्बिसाइड टॉलरेंट बनाया। अब हम अगर हर्बिसाइड इस्तेमाल करेंगे लाइक ग्लाइफोसेट, तो फिर इससे सोयाबीन के प्लांट जो है वो ख़राब नहीं होते, सिर्फ हर्ब्स जो है वो निकल जाते हैं, हर्ब्स ख़त्म हो जाते हैं उस स्प्रे से, और वीड्स ख़त्म हो जाते हैं, हमारे प्लांट जो है उससे ख़राब नहीं होते। राइट। डिजिटल वर्ड जो है, डिजिटल वर्ड में ज़्यादातर सेंसर के ऊपर बात होती है। यहाँ पे जो भी हम बात करते हैं वो सारे सेंसर्स है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है सॉइल सेंसर्स। तो सॉइल सेंसर्स जो है दैट मेजर्स मॉइस्चर, पीएच एंड न्यूट्रिएंट लेवल ऑफ सॉइल्स एंड देन सेंड द डेटा टू योर कंप्यूटर। आप रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है बेसिकली, आपको डायरेक्टली डेटा सेंड होता है, डेटा के ज़रिए आपको पता चलता है कि यहाँ पे सिस्टम कैसे चल रहा है, सारी चीज़ें किस तरह है, न्यूट्रिएंट लेवल, मॉइस्चर वगैरह। अगर इसके लिए आप यहाँ पे देखें तो टेरालाइटिक सॉइल प्रोब, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये टेरालाइटिक क्या है, सॉइल प्रोब है। ये आपने एम्प्लॉय किया हुआ है टू फील्ड, एंड यहाँ से आपको अब ये कनेक्टेड है विद योर कंप्यूटर डायरेक्टली। कंप्यूटर के साथ तो नहीं होता, फिर ये क्लाउड के जरिए होता है, इसके बाद आपके कंप्यूटर तक, मतलब ये डेटा प्रोसेस होता है, इसके बाद कंप्यूटर तक आता है। राइट। तो ये लाइव डेटा होता है, इसी वजह से इसको कहते हैं रियल मॉनिटरिंग। राइट। तो ये क्या होता है, टाइम डायरेक्टली एग्जैक्टली आपको बताता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। इसके अलावा ड्रोन्स भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ड्रोन्स के फ़ायदे हम लोग देख चुके हैं द वेरी फर्स्ट टाइम, मैंने ड्रोन्स के बारे में बहुत डिटेल से बताया आपको। इसके बाद जो है मोबाइल ऐप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्या है, क्रॉप स्मार्ट फार्म है, मॉडर्न ऐप है, मैंने खुद इसको देखा है, ऑपरेट नहीं किया है लेकिन सिर्फ देख लिया है। तो ये ड्रोन्स के साथ कनेक्ट होता है, बहुत सारी चीज़ों के साथ कनेक्ट होता है, और इसके अंदर डाटा बहुत ज़्यादा होता है, मौसम और इसके अलावा टेम्परेचर, सॉइल का स्ट्रक्चर, डिजीज़ वगैरह सारी चीज़ों के बारे में आपको बताता है। तो स्मार्ट एग्रीकल्चर में डिजिटल वर्ड का भी बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदा है, अगर आप लेना चाहें इससे फ़ायदा ले सकते हैं। राइट। इसके अलावा कुछ ऐप्स और भी है मोबाइल में जो कि डिजीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं और आपको फिर ट्रीटमेंट बताते हैं कि इस पर्टिकुलर डिजीज़ का ट्रीटमेंट क्या होता है। तो मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैंने कोशिश की, मैं भी बहुत बिजी हूँ, एंड इस बिजी टाइम में मैंने लेक्चर्स की, क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट में बताया था, हालांकि ज़्यादा लेक्चर्स नहीं है वहाँ पे, तो कुछ लोगों ने बताया था कि आप और लेक्चर्स भी बनाए, इसी वजह से मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किए। सो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आगे आप देख सकते हैं, मैंने आगे मेरे पास लेक्चर्स है, मैं इसके ऊपर एक्वापोनिक्स जो है, हाइड्रोपोनिक्स, इनके ऊपर मैं बात करूँगा। बस अभी तक जो है मैंने सिर्फ और सिर्फ इन 3 चीज़ों के ऊपर बात की है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, डिजिटल वर्ड। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह बात करूंगा एक्वापोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स एंड एरोपोनिक्स, एंड अगर टाइम मिला स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम एंड फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान में क्या हम ये सारी टेक्नोलॉजी ला सकते हैं या नहीं ला सकते। सो इंशाल्लाह तब तक ये काफ़ी है। इस चैनल को मैं फिर बताऊँ कि लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को शेयर करें। बहुत शुक्रिया।